सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स शाइनिंग स्टार। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करेंगे। दोनों ही तरीके से ये हमारे लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम में भी आता है और बीबीए वगैरह में भी आपको मिलेगा। और वैसे भी एनवायरनमेंट की बात है तो हमें पता होना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमें क्या क्या करना है आज की क्लास में। क्लास 40 मिनट की होती है। अगर बाय चांस 40 मिनट बाद बंद हो जाती है और हमारा कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है तो मैं बता दूंगा, आप लोग दोबारा से इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हम आज कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम जितनी भी सबमिट्स हैं इसमें, चाहे वो यूएनएफसीसी की सबमिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, मॉनिट्राइल है या फिर किगाली एग्रीमेंट है, ये सारे एग्रीमेंट्स के क्लाइमेट चेंज और ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, तो ये सारे हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्या होती है, कहाँ से शुरुआत हुई, कब पहली बार देखा गया। उसके बाद जब हम ये ब्लैंक स्लाइड्स है जिसमें अगर किसी को डाउट्स पूछना हो तो यहाँ पे आएंगे। ठीक, फिर दूसरा आता है हमारे पास हिस्ट्री के बाद कि भाई इसके रीजंस क्या है, किस वजह से ये होती है, क्या कमियां हैं, क्या रीजंस है इसके। देन हम चेक करेंगे इसके साइड इफेक्ट्स, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं क्लाइमेट चेंज के। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारा हम अभी पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज के कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। देन हमारे पास इतना में जो इसका बेसिक है वो खत्म हो जाएगा। फिर हमारी जो शुरू हो जाएंगी वो हमारी शुरू होगी प्रोटोकॉल्स। सबसे पहले आएगा, हम यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा डिटेल है सबके बारे में, कब आया, कैसे आया, किस किस नाम से जाना जाता है और क्या इसके एम्स थे। यूएनएफसी के बाद क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल में क्योटो प्रोटोकॉल कब आया, क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स थे, क्या इसके टारगेट्स थे। क्योटो प्रोटोकॉल खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट हमारे लिए किस तरह से रोल प्ले करता है, हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें करी हैं। देन हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट की चीजें आएंगी, कब आया, कौन से इसके गोल्स रहे हैं। देन आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड है ओडीएस से, ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस से, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जब हमारा मॉनिट्रियल खत्म हो जाएगा तो मॉनिट्रियल का ही सेकंड पार्ट आता है किगाली एग्रीमेंट। किगाली एग्रीमेंट लेटेस्ट एग्रीमेंट था उसी का, तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पढ़ने के बाद किगाली एग्रीमेंट जब हमारा हो जाएगा, फाइनली हम देखेंगे जो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़े थे और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पढ़े थे उसमें मॉनिट्रियल का क्या कंट्रीब्यूशन है। और एट द एंड इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स जिससे हमें फटाफट ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, क्या क्या इसके मेन पॉइंट्स है वो हम लास्ट में करेंगे। ठीक, तो आज की क्लास हमारी इस तरह से चलेगी। क्लियर है सबको? यस सर। शुरू करते हैं फिर क्लास एकदम पहली स्लाइड से। उम्मीद करते हैं सारा कवर हो जाए। अगर बाय चांस सारा कवर नहीं होता है तो आज सिर्फ पार्ट 1 ही करेंगे, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, जो बच जाएगा नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठना, जिसको भी नोट्स बनाने हो साथ साथ बनाना। ठीक, इससे आपको आसानी हो जाएगी। और अपने माइक वगैरह म्यूट रखना, अगर कोई डाउट हो बीच में, अगर मैं कहूँ डाउट है तब पूछना। ठीक, चलिए करते हैं शुरू, एक सेकेंड बस। नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है जिसमें हम ये सारी क्लासेस पढ़ते रहते हैं, तो जो लोग चाहते हैं टेलीग्राम पे ज्वाइन करना वो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप के अलावा टेलीग्राम और व्हाट्सएप में फर्क ये होता है, टेलीग्राम में आपको सारी क्लासेस पुरानी नई सब मिलती है। व्हाट्सएप पे क्या होता है, जब आप ज्वाइन हुए होते हैं उसके बाद की मिलती है। चलो हाँ स्टार्ट करेंगे हम। आजा भाई। ठीक है, सबसे पहले जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज क्या है क्या नहीं होता। देखिए क्लाइमेट चेंज का मतलब सिंपल सा है, जो भी आपके क्लाइमेट्स में चेंजेस आ जाते हैं उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। सबसे पहली बार इसको हमने कब देखा था, सबसे पहली बार 19वीं सेंचुरी में। मैं इसका एक बार वो ले लेता हूँ, एक सेकेंड। सबसे पहले हमारे पास जो देखने को मिला था ये मिला था 19वीं सेंचुरी में। ठीक है, सब लोग नहीं पढ़ाते हैं, पता है अकाउंट्स में जितना हम लोग पढ़े हैं ना। म्यूट करो। कौन बोल लोग रहा सब बोलती है कि सब बच्चा तो कॉमर्स से नहीं ना है, तो बेटा? लोग कौन बोल सब रहा है? म्यूट स्टार्टिंग करो, नहीं तो मेरे को यहाँ से म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट हो गया। फैजा, फैजा के नाम से आ रहा था। ठीक है, क्लास शुरू करें? रेडी? यस सर। ओके चलो ठीक है, और कोई बात नहीं करेंगे, क्लास की बात करेंगे बस। ठीक है, तो क्लाइमेट सर वॉइस बहुत ब्रेक हो गई है।
थोड़ी थोड़ी आपके नेटवर्क में इशू आ रहा हो, इस वजह से हो सकता है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर दिक्कत ज्यादा भी रहेगी तो जितना समझ आ रहा है अभी समझ लेना, बाकी तो यूट्यूब पर जब डलेगा तो है ही काम। ठीक है, सो बात करते हैं ब्रीफ हिस्ट्री की। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में जब पहली पहली बार बात की गई थी, वो हमारे सामने 19वीं सेंचुरी में पहली बार इसके बारे में डिस्कशन हुआ था, 19वीं सदी में हुआ था। क्या देखा गया था वहां पे, हमारे जो नेचर है उसमें काफी सारे चेंजेस देखे गए थे, छोटे छोटे चेंज नोटिस हुए थे। कौन कौन से, हमें देखा था कि आइस एज, आपने एक मूवी देखी होगी कार्टून के रूप में आती थी आइस एज, देखिए किसी ने? तो वो जो मूवी का कंटेंट है ना, वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ बेस्ड था। उसमें क्या होता है, बर्फ एकदम से टूट के गिरती है, पिघल के गिरती है, और उसमें सारे जानवर तबाह हो जाते हैं। ठीक है, तो आइस एज जो मूवी बनी है वो इसी पे बनी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर से। और आइस एज होते भी इसी वजह से हैं, जो पहाड़ बर्फ के जो पहाड़ गिरते हैं या पिघलते हैं, वो सारे ग्रीन हाउस गैसेज या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से होते हैं। इसके अलावा और क्या नोटिस हुआ था, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कुछ नहीं है, आप आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस गैसेज का एक इम्पैक्ट बनाते हो, जिसमें पेड़ पौधों को उगने में हेल्प होती है। बट उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसके साइड इफेक्ट ये होते हैं, यही गैस ऊपर चली जाती है, और आगे जो मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको उसमें समझ आएगा क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा डिफोरेस्टेशन, एक सबसे बड़ी कमी क्लाइमेट चेंज में ये भी है। जितने जंगल कटते रहेंगे उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो सोखने की शक्ति होती है पेड़ों की, वो कम हो जाएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और क्लाइमेट का चेंज होगा। ये चीजें आपस में रिलेट करेंगे, क्लाइमेट चेंज के बाद ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ग्रीन हाउस गैसेस, आपस में सारी चीज रिलेट करेंगे। तो मीनिंग में इतना ही है कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या होता है, जो टेम्परेचर हमारा पहले था वो टेम्परेचर अब नहीं रहा, अब टेम्परेचर बदलता जाए। ठीक, 1960 की बात करते हैं। 1960 में एविडेंस मिले थे, एविडेंस समझते हैं आप लोग, प्रूफ मिले थे किस चीज के ऊपर, कि हमारे वर्ल्ड में वार्मिंग इफेक्ट हो रहे हैं। किस चीज से? कार्बन डाइऑक्साइड से। जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो उसके कहीं ना कहीं वार्म इफेक्ट देखने को मिलते हैं, उसके कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिलते हैं, और टेम्परेचर राइज हो जाता है। ठीक, और 1990 में ये पाया गया कि ये सारी जो दिक्कतें हैं, इसमें सबसे बड़ा रोल क्या है, ह्यूमन के क्रिएटेड इमिशंस। मतलब जैसे गाड़ियां हैं, व्हीकल्स हैं, या फिर उसके रिलेटेड जो भी फोसिल फ्यूल्स को जलाते हैं या आधा जला छोड़ देते हैं, इन सबके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं क्लाइमेट पे, जिस वजह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अभी तक ये जो मैंने बताया यहाँ तक सारा क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं, बताओ, बोलो। यस सर, चलो, क्लियर है। क्लियर है सर। वेरी गुड। नाउ अब हम बात करते हैं इसके रीजंस, किस वजह से क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट में इफेक्ट किस वजह से आता है, उसकी बात करते हैं। देखो, क्लाइमेट किस वजह से हमारे को अफेक्ट करता है और क्या चीजें हैं, वो रीजंस हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या है, जो ह्यूमन कॉज एमिशंस है, इस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, इस वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है। डिफोरेस्टेशन, जो ये सारे रीजंस है जिस वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका हम प्रॉपर यूज ना करके इम्प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे होते हैं, तो भी हमारा इफेक्ट ये होता है। और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि नकली एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो उससे भी दिक्कत आती है। और सबसे बड़ा रोल एक और आता है पोल्यूशन का, जितना पोल्यूशन होता है उतना दिक्कत आती है। ये डायग्राम मैंने आपको दिखाया है ताकि आपको इजीली समझ आए। देखो, चूज योर फ्यूचर क्यों लिखा है, अगर क्लाइमेट चेंज ना हो तो हमारा फ्यूचर कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो हमारा कुछ फ्यूचर इस तरीके से दिखेगा। आपको समझ आ रहा होगा दोनों में फर्क क्या है। यहाँ पे पानी की भी भरमार है, ग्रीनरी भी है, सब कुछ है। यहाँ पे सूखा पड़ चुका है और पेड़ सूख चुके हैं, हवाएं गर्म हो गई हैं, तो आपको नुकसानदायक है। ये जो है, ये क्लाइमेट चेंज अगर ठीक नहीं किया गया तो होगा, अगर सही कर दिया गया तो ये एनवायरनमेंट ऐसा रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? इस स्लाइड में कुछ दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्लियर है। गुड। आगे बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। अब जब क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो उससे क्या क्या साइड इफेक्ट्स पड़ते हैं उसकी बात हम करेंगे। तो हमें पता है जब क्लाइमेट हो गया, क्लाइमेट ज्यादा दिक्कत देगा तो हमारे को उसको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो हमारे सामने क्या क्या चीजें आएंगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर कहीं पे भी माहौल गर्म होगा या फिर कहीं पे भी मौसम खराब होगा, सबसे पहले जो हमारा एवरेज टेम्परेचर होता है वो राइज हो जाएगा अर्थ का। जैसे आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में गर्मी बहुत ज्यादा होने नहीं लग गई है। 47 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, 48 डिग्री तक चला जाता है, लेकिन इससे पहले 35 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता था। तो ये जो गैप है, ये किस वजह से है? ये क्लाइमेट चेंज के साइड इफेक्ट्स हैं। क्लाइमेट चेंज होगा तो गर्मी बढ़ेगी। अब गर्मी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जब गर्मी ज्यादा होगी तो पानी सूखने लगेगा, पानी सूखेगा तो वहां पे सूखा पड़ जाएगा। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ना, ठीक है। सूखा पड़ेगा, तूफान आ जाएंगे, क्योंकि
इम्बैलेंस हो जाएगा, एक तरह से नेचर पूरा इम्बैलेंस हो जाएगा। उस चक्कर में तूफान आने लग जाएंगे, ड्रॉट आने लग जाएगी। और इसके अलावा आपके पास हीट वेव्स, जो गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में, आप देखते हो एकदम, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लू भी कहते हैं, लेकिन ये गर्मी के जो हवाएं होती है, गर्म हवाएं जो चलती हैं, ये कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से होती है। इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप ना कभी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे ना दोनों साइड पेड़ ही पेड़ हो, ठीक है, और एक ऐसी जगह जाओ जहाँ पे पेड़ नहीं है, बस गाड़ियां चल रही हैं। आपको दोनों में ना एनवायरनमेंट में फर्क मिलेगा। जहाँ पे पेड़ होंगे ना, वहां पे आपको थोड़ा हवाएं जो है ठंडी मिलेंगी। वहीं पे जहाँ पे आपकी गाड़ियां ना चल रही होंगी, पेड़ वेड़ कोई नहीं होंगे आसपास, वहां पे आपका जो टेम्परेचर थोड़ा गर्म होगा, हवाएं गर्म होगी। कभी नोटिस करोगे तो पता चल जाएगा। तो ये क्या है, ये साइड इफेक्ट ही है किसका, क्लाइमेट चेंज का। इसके अलावा और क्या होगा, देखो ये सारे ना एक दूसरे से लिंक करते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसी के बेस पे सारी चीजें होती रहेंगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, सूखा होगा, तूफान आने लग जाएंगे सूखे, और गर्मी गर्म हवाएं चलेंगी। अब टेम्परेचर बढ़ने से जो सी लेवल है, जो पानी का स्तर है, वो भी उठने लगता है, क्योंकि अगर पानी में टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो उसका नुकसान होता है और पानी का लेवल बढ़ने लगता है। इसके अलावा जो ग्लेशियर्स हैं हमारे, या जो आइसबर्ग्स हैं हमारे, वो सारे मेल्ट होने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा, वो पिघलने लग जाएंगे। अब इसके अलावा क्या होता है, जो समुद्र होते हैं वो भी गर्म होने लगते हैं। जब समुद्र गर्म होंगे तो समुद्र में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट किया जाएगा, और डायरेक्टली वो लोग जीव जंतु मर जाएंगे। क्योंकि नॉर्मल आप कहीं टेम्परेचर रह रहे हो, आप खुद सोच के देखो, आप एक जगह एसी में बैठे हो, एसी भी रहने दो, नॉर्मल टेम्परेचर में बैठे हो, आपका 30 डिग्री का आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, या 25 डिग्री भी ले लो, 25 डिग्री के आप नॉर्मल टेम्परेचर में बैठे हो, एकदम से आपका टेम्परेचर सीधा 48 हो जाए, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एकदम से इफेक्ट पड़ेगा ना उसका, डायरेक्टली हार्म होंगे उससे इंसान भी और जानवर भी। तो इसमें वही वाली बात कही गई है। और क्या हो जाता है इस चीज से, क्या होगा जब ये सारी नेचुरल चीजें इतनी दिक्कत देती हैं, तो हमारा क्या होता है, हमारा जो भी हम जहाँ पे रहते हैं, जो जीव जंतु जहाँ रहते हैं, वो जीव जंतु रहने वाली जो जगह होती है, वो खराब हो जाती है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, इकोसिस्टम में डिसबैलेंस हो जाता है। और इसके चक्कर के साइड इफेक्ट ये होते हैं, रेन होगी तो या तो होगी नहीं, होगी तो बहुत ज्यादा होगी, ठीक, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक, किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, ठीक है सर। टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस हो जाएगा 2021 में, हो गया। ओके एकता, वेरी गुड। एकता बता रही है कि टेम्परेचर 2021 क्लाइमेट चेंज की वजह से 2021 का जो टेम्परेचर है, वो मैं अभी 48-47 कह रहा था, वो 50 डिग्री से ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी, ठीक। तो ये चीजों से जरा हमें बच के रहना पड़ेगा। कब बच सकते हैं, जब हम क्लाइमेट का ध्यान रखेंगे। चलो अगली स्लाइड पे आते हैं। इसमें यहाँ पे ना यही चीज दिखा रखे क्या क्या इसके इफेक्ट हुए। 15 मिलियन लोग, 15 मिलियन पीपल जो है यहाँ पे प्रॉब्लम में आए हैं। ओशियन में जो है एसिड आना शुरू हो गया है, ठीक है, इकोसिस्टम पूरा खराब हो गया है, डेथ हो गई है 1600। इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है, ग्लोबल लेवल पे आपके टेम्परेचर राइज हो रहा है, ये सारे इसके इफेक्ट्स हैं। चलो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। देखो ये आपको एग्जांपल जो मैं कहता हूँ, एग्जांपल्स दिखेगा। देखो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस जो होती है ना, उससे क्या होता है, सूरज से आती है रोशनी, और ये यहाँ से टकरा के वापस जाती है, वापस जाके फिर कम हीट पेश करती है, क्योंकि ऊपर जाके ठंडी हो जाती है। नॉर्मल टेम्परेचर में होता है ग्रीन हाउस गैसेज नॉर्मली अगर होती है। वही अगर जो ह्यूमन एनहेंस कर देता है, यानी कि जो मैन मेड होती है, जो मैंने बताया नकली टेम्परेचर या आर्टिफिशियल नेचर बनाने की कोशिश, उसमें क्या होता है, ये रेडिएशन आती तो है, लेकिन जो वापस जा रही है ना, आप ये देखो यहाँ पे आपको आजादी है वापस जाने की। यहाँ पे पूरा रेड हो गया है, रेड होने का मतलब ये इसको वापस नहीं जाने देती, यही हवा में रुक जाती है। और रुक के क्या होती है, ऊपर तो पहुंच नहीं पाती, कम पहुंच पाती है ऊपर, ये नीचे ही गर्म हवाएं बन के फैल जाती है। दोबारा से समझाता हूँ दोनों का डिफरेंस। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे आराम से हवा आ रही है, गर्म हवा आ रही है, सोलर रेडिएशन आ रही है, ये हीट होती है यहाँ पे, और वापस ऊपर जाके ठंडी हो जाती है, फिर नॉर्मली बारिश हो जाती है, नॉर्मली सब चीज रहती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ तो रही है पर वापस नहीं जा पा रही, क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा जो है वो मैन मेड ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रखा है, जिस वजह से वो बंद जाती है, पूरी नहीं जा पाती। जैसे इतनी सारी अगर वो है तो सिर्फ इतनी सी पहुंच पाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100% आ रही है तो सिर्फ 20% ही वापस जा पा रही है। 80% क्या है, यही एनवायरनमेंट में घुल मिल जाती है, और ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, जो हमें बहुत सारी हीट देखने को मिलती है। क्लियर? एक बार रिपीट करना फिर से। बताता हूँ एक सेकंड।
देखो मैंने क्या बोला, चेंज कर देते हैं कलर को, हम एक बार इरेज कर देता हूँ सारा, फिर करता हूँ। मैंने क्या बोला आपको कि इसमें क्या होता है, ये ले लेते हैं हम इसका रेड कलर, रेड नहीं ब्लैक ही सही है। मैंने क्या बोला, नॉर्मल टेम्परेचर जब रहता था, नेचुरल ग्रीन हाउस जब रहती थी, तो क्या होता था, नेचुरल ग्रीन हाउस में सूरज की जो रेडिएशन है वो अर्थ पे आती थी और टकरा के गर्म होके वेपर्स बन के वापस चली जाती थी और एनवायरनमेंट पे जाके ठंडी हो जाती थी, जिस वजह से मौसम यहाँ पे साफ रहता था। देख रहे हो ना यहाँ कितना साफ मौसम है, मौसम भी साफ रहता था और बारिश भी नॉर्मल रहती थी, टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता था। लेकिन जो ह्यूमन ने एनहांस किया या मैन मेड आई है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे क्या हुआ, उससे ना एक तरह की इस तरह की परत बन गई, लेयर बन गई। अब क्या होता है, रेडिएशन आती है लेकिन वो वापस जब जा रही होती है तो पूरी नहीं निकल पाती। अगर 100% रेडिएशन आपकी वापस जाना चाहती है तो वो निकल के एग्जैक्टली जो बाहर पहुंच पाती है वो सिर्फ 10 या 20% पहुंच पाती है, बाकी सारी इसी एनवायरनमेंट में फैल जाती है। जब इसी एनवायरनमेंट में वो फैल जाएगी तो क्या होगा, गर्मी बढ़ेगी, मौसम खराब होगा, गर्म ज्यादा होगी, हवाएं गर्म चलेगी, ये चीज वो कह रहा है, ये साइड इफेक्ट होती है इसकी। क्लियर, आगे बढ़े, बताओ बताओ। यस सर। Yes, sir. चलो गुड, एकता और मोहित को तो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्यों एकता मोहित, है ना? अरे हो जा भाई, नेक्स्ट। सर हमें भी हो रहा है। अच्छी बात है, तुम्हें भी हो रहा है। तो एक्चुअली पता है फर्क क्या है बच्चों, तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो ये टॉपिक, ठीक है, उन लोगों को आता है थोड़ा सा टॉपिक, इसीलिए मैंने बोला उनको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तुम्हें भी अच्छे से आ रहा है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर तुम्हें भी ये चीज क्लियर हो रही है जो उनको हो रही है। अब देखो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट, सी लेवल कितना हो गया, 34%। इससे क्या होगा, इससे जो जानवर है वहां पे रहने वाले उनको इफेक्ट होगा। पॉल्यूशन देखो कितना बढ़ रहा है, 62% पॉल्यूशन, ठीक है, किस किस वजह से ये हो रही है। नॉर्मल अर्थ ये होना चाहिए था, ठीक है, और अब का अर्थ ये हो रखा है। इतनी सारी डाइवर्सिटी हो रही है, सूरज की जो रेडिएशन है 69% तक फैली पड़ी है। ये सारे इकोनॉमिकली डिसबैलेंस के एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बेसिक क्लियर हो गया, बेसिक खत्म हो गया क्लाइमेट चेंज का। आपने नोट्स बनाने हो तो बना लिया आपने, नोट्स क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। अब जो हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जो कॉन्फ्रेंस आई है कि भाई दुनिया ने क्या सोचा इसके बारे में, हम किस तरह से इसको सुधार सकते हैं या हम किस तरीके से इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं, तो उसके ऊपर यहाँ पे इन्होंने बात करी है। तो चलिए लेते हैं इसको। देखो सबसे पहली कॉन्फ्रेंस जो हुई थी इसके ऊपर वो हुई थी UNFCCC, जिसका मतलब है या UNFCCC कह देते हैं इसको। इसका साफ मतलब आपको क्या दिखता है, इसका साफ मतलब है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है ये, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज क्या है, ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने आपको उस वक्त क्लास में भी बताया था, फिर भी दोबारा बताता हूँ। ये एक तरह की कॉन्फ्रेंस हुई थी एनवायरनमेंट के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, जिसमें हमें देखा गया था किस तरह से हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना है और उसके लिए डेवलपमेंट ऐसी करनी है जो हमारे लिए बेनिफिट रहे। इसी का दूसरा नाम क्या क्या है, अर्थ समिट भी कहते हैं इसको, रियो समिट भी कहते हैं या रियो दे जनेरियो भी कहते हैं, ठीक है, इसको CED भी कहते हैं। इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और इस नाम से भी जाना जाता है। कब ये पहली बार आई थी, ये पहली बार साइन हुई थी 3 से 14 जून 1992 में, पहली बार इसके बारे में डिस्कशन 1992 में हुआ था। इसके बाद इन्होंने क्या किया था, ये नया पॉइंट है जो सभी बच्चों के लिए नया होगा, इन्होंने क्या किया था, सेक्रेटरिएट की मीटिंग बैठाई थी एक, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर रखा था इन्होंने बॉन नाम की जगह पे इन्होंने सेक्रेटरिएट की मीटिंग बैठाई थी। उसके बाद जो ये 1992 में ये बना था, इसको इम्प्लीमेंट कब किया था, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1994 में। क्लियर, ये मार्च है, ठीक। दोबारा से रिपीट शॉर्ट में, कब आया, जून 1992। इफेक्ट कब से आया, शुरू कब से हुआ, इसके ऊपर बातें जो हुई थी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब से हुई, 1994 से। कितने पार्टी ने साइन की थी, 165। टोटल पार्टीज अब कितनी है, 197 कंट्रीज, ठीक है। एक सेकेंड, आवाज मत करो, शोर मत करो, क्लास चल रही है। गेट बंद कर देना, शोर आ गया बैकग्राउंड। एक सेकंड होल्ड करना बच्चे। अब
इसका मेन काम क्या था? तो इसका मेन काम ये था, इसका मेन काम था जो भी हमारा इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को हम नेचुरली क्लाइमेट चेंज को समझे और उसको नेचुरली अपनाएं कि अगर क्लाइमेट चेंज नेचुरली होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो आर्टिफिशियली होता है तो दिक्कत उसके ज्यादा होते हैं। ये देखना कि हमारा फूड प्रोडक्शन सही रहे, ठीक है, कहीं वो खराब तो नहीं कर रहा हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, या हमें इस तरह से काम करना है जो मैंने आपको एक चैप्टर में भी आपने पढ़ा था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात में ही पढ़ा था। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे बात हुई की थी कि भाई इस तरह से काम किया जाए कि वो हमारा सस्टेनेबल मैनर में हो। ठीक है, सस्टेनेबल मैनर में होने का मतलब समझते हैं ना आप लोग? सस्टेनेबल मैनर का होने का मतलब है जो अभी की जनरेशन के भी काम आए और फ्यूचर जनरेशन के भी काम आए, तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल मैनर। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था, इस तरीके से काम हो सकता है कि भाई हमारा जो है ये सस्टेनेबल मेंबर से काम हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? ये बताओ, यूएन कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ पूछना है पूछो, और क्लियर है तो बताओ। सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। कुछ नहीं है, कॉन्फ्रेंस है 1992 में पहली बार आई थी। एक बार लास्ट बताना। लास्ट मैंने बताया इनका मेन फोकस ये था कि क्लाइमेट पे ध्यान देना, क्लाइमेट पे ध्यान देने के साथ साथ कुछ इस तरह से करना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सस्टेनेबल मैनर में, तरीके से काम हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे कि सस्टेन तरीके से हो, अभी भी काम हो आगे भी काम हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना सस्टेनेबल गोल्स नहीं है, गोल्स 2015 में आए थे सस्टेनेबल गोल्स। सस्टेनेबल मैनर की बात 1990 से हो गई थी। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो ये भी बताया था 1990 में पहली बार इसके बारे में बात हुई थी, है ना? 1990 में पहली बार बात हुई थी इस वर्ड की, जिस वर्ड सस्टेनेबल वर्ड पहली बार 1990 में आया था। ठीक, तो वही कह रहे हैं सस्टेनेबल की बात की थी यूएनएफसीसी में। अब आगे बढ़ते हैं, अब आती है अगली क्योटो प्रोटोकॉल। ये ना एक तरह से सीक्वेंस है, बैक टू बैक ही एक दूसरे से लिंक करेंगे। जैसे कि आप क्योटो प्रोटोकॉल देखोगे, क्योटो प्रोटोकॉल क्यों नाम रखा गया, पहले मैं इसको ये बता दूं, ये जिस जगह पे हुई थी उस जगह का नाम था क्योटो, इसीलिए इसका नाम क्योटो प्रोटोकॉल रखा गया। कब साइन हुई थी? 1997 में। वो कब हुई थी? 1992 में। उसके 5 साल बाद हमारा क्योटो प्रोटोकॉल आया था। ठीक, याद करने का यहीं पे ट्रिक जानना चाहो तो देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योटो में कितने शब्द आ रहे हैं? 5। तो यानी कि ये क्या है, 5 इयर्स बाद आया था किसके? यूएनएफसीसी के। ठीक है, वो आया था 1992 में, ये आया था 1997 में। अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंप्लीमेंट कब हुआ, तो इंप्लीमेंट वो 2 साल बाद हुआ था 94 में, और ये हुआ था 2005। क्लियर? 2005 से 2020, मैंने बताया था ना 15 साल के टारगेट होते हैं, तो ये 2005 से 2020 के बीच में हुआ था। सबसे पहली बार ये जो हमारी यूएनएफसीसी की बात कर रहे थे, जो कॉन्फ्रेंस में बातें हुई थी, उसकी ये पहली इंप्लीमेंटेशन थी। पहली बार उन्होंने उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया कि हमें क्या करना है एक्चुअल में। तो क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज पे फोकस करता है? ये फोकस करता है जो भी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, ये कंट्री वो कंट्री होती है जो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, ठीक, जो डेवलपिंग कंट्री ना होके डेवलप कंट्री होती है, जो सबसे ज्यादा हार्म पहुंचाती है किसको? एनवायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि इंडस्ट्रियल कंट्री जो है या जो इकोनॉमिक्स है, उनको बोलना कि भाई तुम ना लिमिट कर लो, तुम ग्रीन हाउस गैसेस बहुत यूज कर रहे हो, इसको कम से कम कर लो, रिड्यूस कर दो ग्रीन हाउस गैसेस को। ये इसका टारगेट था, क्या? रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। किसको? बड़ी बड़ी कंट्रीज को, डेवलप्ड कंट्रीज को बोला। ठीक, आगे देखते हैं। इसका एक प्रिंसिपल था, जिस प्रिंसिपल पे ये बेस थी, वो प्रिंसिपल किस नाम से जाना जाता है? आपको इसी स्लाइड में लास्ट में दिखेगा, जो येलो कलर में दिख रहा होगा। एक सेकेंड, मैं इसको जरा हटा देता हूँ ऊपर, मेरे को यहाँ दिखने में दिक्कत होगी। हाँ, कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटी। मतलब कॉमन है, सबके लिए कॉमन है ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग है। चाइना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस, तो उसको टारगेट ज्यादा दिया, भाई तुम्हें 28% तक कम करना है। इंडिया कम करता है तो उसे बोला भाई तुम 2% तक ही कम कर दो, मान जाएंगे। ऐसे समझ गए? बताओ। यस सर, समझ गए। वेरी गुड सर, कंट्रीज के हिसाब से, जिस हिसाब से वो करता है उस हिसाब से इसने डिवाइड कर दिया है बिल्कुल, परसेंटेज में। जो जितना ज्यादा यूज करता है उसको उतने ज्यादा कम करना है, जो जितना कम यूज करता है उसको उतना कम खत्म करना है। क्लियर? ओके सर। चलो अब इसके टारगेट्स देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल के क्या टारगेट रहे हैं हमारे पास। एक सेकेंड, देखो
इसका एनेक्सस बी आता है। वैसे एनेक्सस बी क्या कहता है, जो अभी आपने समझा ना उसी चीज को अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये बाइंड करता है, बाइंड मतलब बांध देता है एक एग्रीमेंट में नॉर्मली कि भाई आप लोग बाधित हैं इस चीज को रिड्यूस करने के लिए। किस चीज में बांधता है? रिडक्शन टारगेट फॉर कितनी कंट्रीज को? 37 इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री और यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन पता है एक अलग टेरिटरी होती है जिसमें 28-29 देश हैं एक साथ, तो उसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। उनको उनके अलावा 37 अलग कंट्रीज को बोला कि भाई आपको बांध दिया कि आपको कम करना है। कितना कम करना है? एवरेज 5% आपको कम करके चलना है एमिशन का। किसके मुकाबले? 1990। यानी 1990 में जितना आप एमिशन करते थे कार्बन का, उससे एटलीस्ट 5% तो कम करो अगले 5 सालों में। शुरुआत यहां से करो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी का यहां तक इसका पार्ट 1 रहा था। जो यूएनएफसीसी की है क्योटो प्रोटोकॉल, यहां तक रही थी 2012 तक, जो पार्ट 1 रहा था, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड रहा था, जिसमें बात की थी 5% तक के रिड्यूस करने का। किसके मुकाबले? 1990। यानी कि 1990 में अगर कोई कंट्री 25% का पोल्यूशन करती है तो उसको 2012 में एटलीस्ट 5% तो कम करना चाहिए, यानी 20% ही रह जाना चाहिए। यहां तक क्लियर? बताओ। यस सर। बाकी लोग बोलो। मेरे को एक डाउट है नाम बता के सर पूछना। एक बार रिपीट कर दीजिए। सुभाषिनी। ओके, पूछो डाउट। सर ये जो पॉल्यूशन जो भी कंपनी रिड्यूस करती है तो उन्हें वो मेजर किस यूनिट में करते होंगे, या ऐसी मतलब कौन सी डिवाइस होगी उनको जिससे एक्चुअल उन्हें में पता लगता होगा? जैसे मैं परसेंटेज में बता रहा हूँ ना, इसी तरह से होता है कि किस मैंने ना एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा, मैं इसमें तो नहीं है, बाद में कभी शेयर करूंगा। डायग्राम में लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री कितना आपका जो है एमिशन फैलाती है। पूरे वर्ल्ड में जो एमिशन है ना, मान लो टोटल एमिशन पूरे वर्ल्ड में 1 लाख है, 1 लाख कुछ है या फिर कुछ भी है, हमें परसेंटेज में लेना होता है मेन। तो टोटल जो पूरे वर्ल्ड का है उसमें चाइना का कितना परसेंट है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, 28% चाइना का। यूएस का कितना है? यूएस का मान लेते हैं 24% है। इंडिया का कितना है? इंडिया का मान लेते हैं 8% है। तो पूरे वर्ल्ड में जो आप ग्लोबल वार्मिंग या फिर पूरे वर्ल्ड में जो आप एमिशंस फैला रहे हो, उसमें सबसे ज्यादा रोल चाइना का हो गया, उसके बाद अमेरिका का हो गया, उसके बाद इंडिया का। तो ये बोल रहे हैं कि जितना आप फैलाते हो, आप 28% फैलाते हो, 5% तक कम करो 2012 तक। ठीक, आप 24 फैलाते हो, आप भी 5% कम करो 2012 तक। इंडिया को नहीं बोलेंगे क्योंकि इंडिया खर्च ही बहुत कम रही है, तो ज्यादातर उनको बोलते हैं जो मेजर कंपनीज होती है, मेजर कंट्रीज होती है। ठीक, यही चीज मैंने बताई थी श्वेता, आपने शायद कहा था रिपीट करने के लिए। यहाँ पे क्या है, टारगेट सेट किए गए कि हर देश को अपने जो भी वो रिडक्शन, जो भी वो एमिशन फैलाते हैं उसको कम करना है। जो भी वो ग्रीन हाउस गैसेस से या फिर जो क्लाइमेट चेंज में उनका इफेक्ट पड़ रहा है उसको कम कर दो। आप अपने इमिशंस कम कर दोगे, आप अपने यूजेस कम कर दोगे, ऑटोमेटिकली क्लाइमेट जो है बढ़िया हो जाएगा। ठीक, क्लियर अब तो सबको? यस सर। ओके, अगला जो है हमारे पास दोहा एग्रीमेंट है, इसी का पार्ट है, शॉर्ट में समझा के खत्म करते हैं। ठीक है, मेरे पास टाइम आ गया है, 10 मिनट की क्लास और है 40 मिनट्स के अकॉर्डिंग। बाय चांस अगर मैं दोहा एग्रीमेंट कराते कराते बीच में बंद हो जाती है, घबराने का बिल्कुल नहीं है, दोबारा ज्वाइन करना है क्लास को। ठीक है, 1 घंटे की मेरा प्लान था क्लास को चलाने का, और अभी स्पीड ठीक चल रही है, क्योटो प्रोटोकॉल तक पहुंच गए 40 मिनट में, तो ठीक चल रहा है साहब। अगर आपको मजा आ रहा है, समझ भी आ रहा है, तो अगर क्लास बंद हो जाती है दोबारा सेम लिंक से तुम ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थोड़ी देर एक आध मतलब आधे मिनट 1 मिनट बाद रुक के। चलो दोहा एग्रीमेंट बताते हैं, दोहा एग्रीमेंट क्या कहता है। देखो, क्योटो प्रोटोकॉल मैंने बताया पहली बार जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बारे में इम्प्लीमेंटेशन हुई थी। इसका पार्ट 2 आया था, पार्ट 2 को हम कहते हैं दोहा एग्रीमेंट, क्योंकि ये तो 2012 तक रहा, इसके बाद का भी तो टारगेट चाहिए होगा। तो 2020 तक का जो टारगेट है वो सेकंड कमिटमेंट पीरियड कहते हैं, उसको हम कहते हैं दोहा एग्रीमेंट। अब इसे दोहा एग्रीमेंट क्यों कहते हैं, दोहा अमेंडमेंट क्यों कहते हैं? अमेंडमेंट मतलब और चीजें जोड़ दी गई। ठीक, दोहा अमेंडमेंट जो है वो एक जगह थी दोहा, वहां पे हुआ था, जो आपस में लोगों ने मिलके एग्रीमेंट साइन किया था, इसीलिए इसका नाम दोहा अमेंडमेंट पड़ गया। इसके टारगेट 2020 तक है। इसके टारगेट और उसके टारगेट में फर्क क्या है वो आपको नीचे दिख रहा होगा। यहाँ पे है ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है। एक सेकेंड, हाँ देखो इसमें क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना है कितना? एटलीस्ट 18%। पहले कितना था? 5, अब कितना है? 18। ठीक, समझ गए?
बोलो। यस सर। बस इतना ही फर्क है, Yes, इतना ही sir. फर्क है दोनों में, और कोई बात नहीं। उसके टारगेट 2012 तक थे, इसके टारगेट 2020 तक है। बस दोहा एग्रीमेंट में इतना ही काफी है। ठीक है, अब टारगेट एनएक्सबी बता। पूछो पूछो पूछो। एनएक्सबी फर्स्ट पॉइंट कौन सा? एनेक्सस बी? एनेक्सस बी? एनेक्सस बी क्या है? एनेक्सस बी एक्चुअल में उन्होंने एक कोड दिया है, उसको नाम दिया है कि भाई ये वाला कोड में वो देश आएंगे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बस और कुछ नहीं है उसमें, और उनके टारगेट्स आएंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर आप बोल तो रहे हो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम करो, ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन को कम करो, पर उसमें कौन सी गैसेस आती है हमें क्या पता? हो सकता है सुभाषिनी के मन में ये डाउट आया हो, या एकता को तो खैर पता ही है, हो सकता है मोहित के या नेहा या करण के मन में ये डाउट आया हो। तो उनके लिए मैं आंसर दे रहा हूँ, क्या है जो टारगेट थे ना ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन के, GHG ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, इसमें कौन कौन सी गैसेस हैं जो इफेक्ट करती हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं वो बता देते हैं। सबसे नंबर 1 पे है इसकी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे नंबर 1 पे कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिपीट कर सकते हो मेरे साथ तुम। सबसे नंबर 1 पे कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 पे मिथेन। ठीक है, 6 है टोटल। नंबर 2 पे मिथेन। नंबर 3 पे नाइट्रोस ऑक्साइड। ठीक है, नंबर 3 पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये अभी आगे पढ़ोगे इसके बारे में, अभी जब ओजोन लेयर पे जाओगे तब समझ आएगा ये क्या चीज है, अभी बताऊंगा आगे। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये 6 चीजें हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस को इफेक्ट करती हैं और ग्रीन हाउस गैसेस की पार्ट है जिसकी वजह से क्लाइमेट में चेंज होता है। मिथेन तो अपना मतलब जितना ये फैलता है ना, इसको 3 गुना टाइम लगता है इसको फैलने में। मतलब अगर आज वैसे इतना टेक्निकल बताने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज होगे, फिर भी अगर मैं जो कह रहा हूँ उस बात को कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे इसका 10% अगर एनवायरमेंट में है तो वो एनवायरमेंट में जाके 300% हो जाएगा, इतनी तेजी से फैलता है, इस तरह से कह सकते हैं इसको। ठीक है, ऐसे एक एग्जांपल लेंगे। बाकी बस आपको ये म्यूट कर दो जो भी सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसमें नहीं है क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन बंद हो चुका है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको ओजोन डिप्लीशन में करेगा। ठीक है, उसी का सेकंड पार्ट HFCs और PFCs है, वो इसका पार्ट है। ठीक है, ओके 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 डन। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो अभी इस वाली क्लास में यहीं तक करेंगे हम। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट हम अगली क्लास में करेंगे। तो इस क्लास में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी? इस क्लास में हमने एक तो क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, उसका इतिहास पढ़ा, उसके रीजंस पढ़े, उसके साइड इफेक्ट पढ़े, प्लस हमने सबसे पहली बार उसके बारे में जब मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस हुई, वो पढ़ी UNFCCC। और उसके बाद सेकेंड लेवल पे जो मीटिंग हुई जिसको हम कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, एंड हमारा जो अगला था दोहा एग्रीमेंट, वो पढ़ा, और कौन कौन सी गैसेस में आती है हमने वो पढ़ी। ठीक, बाकी जो है अभी 4 मिनट है इस क्लास को, मैं अभी एंड कर देता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। 5 मिनट का रेस्ट है, आप पानी वानी पी लो। ठीक है, किसी को डाउट पूछना है तो पूछ सकता है। सर वो दोहा में भी सारी इंडस्ट्री को था ना, वो डेवलप्ड नहीं, कंट्रीज को, वो उन कंट्रीज को जो कंट्रीज ने ज्यादा फैलाई थी ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। दोहा वाले में भी। हाँ, दोहा में भी हुई है। ठीक है, तुम्हारे सिलेबस से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है। अगर डिटेल में जाते हैं तो हमारे वाले जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं उनके काम की चीज है, वो हमें इनको करा रखा है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सबसे कम किसने फैलाई थी? सबसे कम मेरे ख्याल से उस मेरे को पूरा डायग्राम याद करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से सबसे कम फिनलैंड, सिंगापुर, इन सब चीज कंट्रीज का नाम भी आता है। ठीक है, 0.1 में अदर्स आता है, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है, कुछ परसेंट होती है, 1 या 2%। पूरा एक देश और पूरे देशों का ग्रुप अदर्स जो होता है वो सबसे कम में आते हैं। सबसे ज्यादा चाइना, अमेरिका और इन सब के नाम सबसे ज्यादा फेमस है। इंडिया का तो नाम बहुत बाद में है। ठीक, चलो क्लास को बंद करते हैं। 5 मिनट का रेस्ट है, टाइम मैं देख लेता हूँ, टाइम हो रहे हैं 5:52। ठीक है, मैं आपका ओपन करूंगा 5:55 पे। 3 मिनट का आपका रेस्ट है, 3 मिनट बाद दोबारा स्टार्ट। ठीक है।
चलो अभी बंद करते हैं, 3 मिनट बाद बंद करते हैं। हाँ।